मणिपुर उत्तर भारत में बसा एक छोटा पहाड़ी राज्य है। इस राज्य के उत्तर की ओर बसा हुआ म्यांमार के आसपास के जिलों में से एक जिला है उखरुल। इस जिले का हेडक्वार्टर इम्फाल टाउन से तकरीबन 84 किलोमीटर दूर पड़ता है। उखरुल एक बहुत ही खूबसूरत जगह होने के बावजूद इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति, बेहद खूबसूरत छोटे छोटे गांव और इन सब से ऊपर विश्व में कहीं नहीं पाया जाने वाला शिरोई लिली यानी लिलियम मुक्लिने का खिलने का एकमात्र जगह है। यह जिला तकरीबन 2206 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और ये 1,38,382 की संख्या में लोग रहते हैं। इस जिले में तकरीबन 59 गांव हैं। हमारे डीडी किसान की टीम जिले के पश्चिमी और बसे हुए गांव के बीच में से फाली विलेज में खेती बाड़ी से संबंधित उठाए गए कार्यों को देखने पहुंचे। फाली इम्फाल से 82 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव है। इस जगह में पहुंचने के लिए इम्फाल उखरुल का पहाड़ियों से भरा रास्तों से आते हुए महादेव लमखाई पहुंचते ही दाएं तरफ पड़ता है उखरुल हेडक्वार्टर और इस रास्ते के बाएं तरफ पड़ता है फाली विलेज, जो इस गांव में जाने का मुख्य रास्ता है। और इसी तरह इस रास्ते की बाएं तरफ जाते हुए कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम इस गांव में पहुंचे। फाली विलेज 64 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा, उत्तर की तरफ सोमदाल, तालुई, पूर्व की तरफ गाइमू, पश्चिम की तरफ तुइनेम और दक्षिण की तरफ लमलांग से घिरा हुआ एक गांव है। लगभग 5033 फीट ऊंचे इस गांव में पहुंचते ही इस गांव के वाइस चेयरमैन के साथ हमारी डीडी किसान की टीम ने मिलकर कुछ जानकारियां उपलब्ध करने का अवसर लिया। 6,000 से 7,000 की तादाद में यहाँ की आबादी है। 600 से 700 घराने यहाँ पर निवासित हैं। लगभग 600 से 700 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रमुख रूप से हम धान, आलू, दाल और स्क्वाश उगाते हैं। प्रत्येक घर में लगभग 1 या 2 सूअर पालते हैं और 2-3 घरों में तो अधिक मात्रा में सूअर पालन का काम करते हैं। उखरुल और इम्फाल में यहाँ से उत्पादित सब्जियों को बेचते हैं। यहाँ से बाजार बहुत दूर होने के कारण हमें भाड़े पर गाड़ियाँ लेकर सामान ले जाना पड़ता है। इस वजह से हमें अधिक खर्च करना पड़ता है और लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाता। इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाला इस गांव में साल की बारिश होने की संख्या 2000 से 2400 मिलीमीटर है। इस जगह की वातावरण सर्दी गर्म, जंगल, वनस्पति एवं पशु वर्ग ऐसा है कि वह क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। आजकल के वातावरण सर्द गर्म को देखते हुए
और पेड़ पौधों को बचाने के लिए फाले विलेज बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाकर खेती बाड़ी से संबंधित कई कामकाज को इस कमेटी द्वारा कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में हमने इस कमेटी के सोमी से कुछ जानकारियां लेने की कोशिश की। इस जगह को पीएमसी यानी बायोसिटी मिनी ऑब्जर्वेंस स्टेशन के नाम से हमारे गांव वालों ने डोनेट करके रखा है। इस बार पीएमसी के कार्यक्रम इस प्रकार है। पर्वतीय तलहटियों में वृक्ष आरोपण करेंगे और हमारी जितनी भी स्थानीय साग सब्जियां हैं उसको उगाएंगे। इस वर्ष से यहाँ पर पेड़ उगाना शुरू करेंगे। यही नहीं, ऊपरी हिस्सों पर यहाँ पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के फूलों को उगाएंगे। लगभग 600 साल पुराना प्राचीन कहानियों से भरा यह गांव के ग्रामीण इस जगह के वातावरण को बरकरार रखने में जटिल कोशिश करते हैं और पहाड़ियों से पाया जाने वाला पानी अभी तक गांववासियों के हर घर में बिना किसी कमी के पहुंचाती है। खेती बाड़ी द्वारा भी किसान अधिक से अधिक उत्पाद हो सके, इसकी पूरी ख्याल रखते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और इसी तरह गांव से तकरीबन 2.5 किलोमीटर जाते हुए मुकलांग नामक एक गांव में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि केले, संतरा, जैतून, पशु, मुर्गी इत्यादि का फार्मिंग करते हुए इससे अधिक लाभ उठाने की कोशिश हमारे किसान भाई किस तरह करते हैं, इसके बारे में हमने उनसे मिलकर जानने की कोशिश की। हम संतरे और नींबू ज्यादातर उगाते हैं और अन्य फलों के प्रकार जो भी उपलब्ध हैं सब उगाते हैं। अगर सच कहे तो केले को भी फार्म के तौर पर उगाते हैं। सूअर भी अधिक संख्या में पालने का प्रावधान है। फिलहाल अभी केवल एक ही सूअर पाल रहे हैं। हमारी स्थानीय मुर्गी तो लगभग 250 हैं, पर लायर के जो प्रकार के मुर्गी है उसके लिए जो पहले ही मुर्गियां हैं उनको बेचकर नई मुर्गियों को पालने की तैयारी हम कर रहे हैं। इस दरबे में लगभग 700 मुर्गियां पालते थे, पर अब पुरानी मुर्गियों को बेचकर नई मुर्गियां पालने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ब्रॉयलर और लायर दोनों प्रकार की मुर्गियों को पालते थे। इनको हम मकई के दाने पीसकर खिलाते थे। हम पहले यहाँ मकई उगाते थे, फिर उसे यहीं पर पीसकर उनको खिलाते थे। इन मकई के दानों को यहाँ पर पीसते हैं, यहीं पर उगाकर इसको उत्पादित किया गया है। लगभग 50 बोरियां उत्पादित हुआ था। मैंने अभी यहाँ नींबू, संतरा, चौड़फोल, चखवाई, मटर, तिल और केले भी लगाया है। संतरा, नींबू, केला, पपीता इन सब का फल खाना शुरू हो चुका है। केले में बहुत कीड़े पड़ते हैं, नींबू और संतरा में भी बहुत कीड़े पड़ते हैं, पर कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेती हूँ। कभी कभी तो कई पौधे या पेड़ मर भी जाते हैं, फिर भी कड़ी मेहनत करके बचा लेती हूँ। नींबू और संतरा जैसे फलों के लिए तो हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। 2 सालों के बाद ही फल लगते हैं। इसी तरह मुकलोंग नामक जगह से निकलने के बाद फाले विलेज से
5 किलोमीटर पूर्व की तरफ तलहाटी के निचले हिस्से पर जो पानी की धारा बह रही है, उसके बीचों बीच खेतीबाड़ी एवं मछली पालन पैडी कम पिशिकल्चर द्वारा अधिक लाभ उपलब्ध करने वाले किसानों से भी मुलाकात की। हमारे खेत में मछली पालन के लिए हम सोती मछली घाटी से लाते हैं। मई या जून या जुलाई के महीने हम सोती मछली लाकर इसके पालन शुरू करते हैं। यहाँ कमन कार्प, ग्रास कार्प और मिर्गल जैसे मछलियों का हम पालन कर रहे हैं। धान को जून माह में खेतों में फैलाते हैं, इस कारण अगस्त के महीने में मछली का पालन शुरू करते हैं। मेरे खेत में 200 से 2.5-3 निकल जाता है। अगर इसे बोरी में हिसाब करें तो 40 बोरी धान मिल ही जाता है। धान कटाई के बाद छोटी मछलियों को इम्फाल से लाकर फिर हम पालन करते हैं। मछली पालन में इन मछलियों को कुल 100 किलो तो हम बेचते ही हैं। हम दोनों की इस खेत से 1,40,000 रुपये मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 2,40,000 रुपये तो हमें मिल जाता है। इस जगह के बारे में सबसे विलक्षण बात यह है कि पूर्वजों द्वारा बनाए पत्थर की सीमा जो धान की खेती को अलग करने के लिए बनाई गई है। गाँव वासियों द्वारा उठाए गए कार्यों को देखने के बाद वापस आते हुए हमने देखा गांव के आसपास पानी वाले पत्तों को खाकर बतख एवं बकरे की पालन से किस तरह अपनी आय का स्रोत बनाने में जुटे हुए हैं। जब सूरज ढल रहा था तो हमने इस गांव के स्कूल के छात्रों को भी खेलते मुस्कुराते हुए देखने का अवसर लिया। हमारी 2 दिनों की यात्रा में पहली रात के अंत होने पर ग्रामीणों ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और हम सभी ने इसका मिलकर सेवन किया। इस गांव के हर गांववासी अपने घर के आंगन में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि आसपास मिलने वाला घास एवं पत्तों को खाते, ऐसा फार्मिंग भी हमने देखने का अवसर लिया। इसी तरह हमारी डीडी किसान की टीम आगे बढ़ते हुए खराब सड़कों का सामना करते हुए निंगशिंगफुंग नामक गांव में ओके पिग यानी सुअर की फार्मिंग किस तरह हो रही है, इसे जानने के लिए आगे किसानों से मिले। 2009की हो रही है। मैंने सूअर पालन का काम सन 2009 से शुरू किया था। हेम्पशायर है और यहाँ के स्थानीय सूअर के साथ साथ हेम्पशायर के पार प्रजनन कर ये 2 हैं। हेम्पशायर और यहाँ के स्थानीय सूअरों का हम पालन कर रहे हैं। हेम्पशायर की पार प्रजनन भी हम करते हैं स्थानीय सूअरों के साथ। ये 2 हैं। अभी हेम्पशायर
15 है। नर और मादा बस एक एक ही हैं। सोता और खाने योग्य भी हैं। 80 से 90 किलो और 100 किलो वजन वाला सभी मिलाकर 15 सूअर हैं। स्थानीय सूअर और हेम्पशायर सूअर का पार प्रजनन वाला 10 सूअर है। खिलाने की अगर बात कहे तो हम कॉर्न और राइस प्लांट भी खिलाते हैं, फिश मिल भी खिलाते हैं, सोते सड़े हुए मछली भी खिलाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले कछुए भी खिलाते हैं। केले के पेड़ और शकरकंद के पत्ते भी हम सूअरों को खिलाते हैं। सूअर पालन का ज्ञान मैंने सन 2008 में जापान में 1 साल रहकर सीखा था। वहाँ मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ग्रेजुएशन भी किया था। वहाँ से लौटने के बाद साथ साथ यहाँ इस गांव में मैंने ट्रेनिंग दिया। वहाँ ट्रेनिंग मैंने खासकर युवाओं को दिया 1 हफ्ते के लिए। उन्होंने कुछ मत निकाला, मैंने भी कुछ मत निकाला और एक्सपर्ट ने भी अपना कुछ राय दिया। इन सारे मतों को मिलाकर मैंने ट्रेनिंग दिया। सूअर को कैसे पाले जाते हैं, उन्हें क्या क्या और कैसे खिलाते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, गैस्ट्रेशन कैसे देते हैं और दवाइयाँ कैसे देने हैं, ये सब मैंने गांव वालों को ट्रेनिंग दी है। और कई एनजीओ भी बुलाते हैं अलग अलग गांव से और अन्य ज़िलों से भी। इस तरह जहाँ जहाँ के लोग बुलाते हैं वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और कभी कभी अलग अलग जगहों से लोग मेरे पास यहाँ आकर भी सीखते हैं। शुरुआती दौर में बहुत कम फायदे होते थे, बस इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा था। सन 2008 में मैंने ट्रेनिंग लिया और सन 2009 से काम शुरू किया। इसकी शुरू मैंने बस एक नर और एक मादा से किया। सरकार से भी मुझे कोई मदद नहीं मिला, इसलिए उस नर और मादा को पालकर मैंने अपना काम शुरू किया। पहले हम सूअर के बच्चों को बेचते थे। धीरे धीरे तरक्की करने के बाद फर्श बनाया और फिर धीरे धीरे सूअरों के रहने के लिए शाला बनाया। ऐसा करते करते 3 साल लग गए हैं। एक सूअर का मैं 20,000 से ऊपर बेचता हूँ। इस प्रकार 1 साल में 5 लाख रुपए तो कमा ही लेता हूँ आसानी से। अगर कोई किसान काम करना चाहे तो पैसे ना होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार जिन्हें ये कार्य पसंद है, जो लोग इस कार्य को करना चाहते हैं, जिसे ये कार्य पसंद हो, ऐसे लोगों को अगर सरकार की तरफ से मदद मिले तो उन्नति और विकास बहुत जल्दी हो सकता है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा। सन 2009 से अब तक उन्नति बहुत धीमी रहा। अगर सरकार मदद करते तो उन्नति थोड़ा जल्दी हो सकता था। इसी तरह सूअर फार्मिंग करने वाले किसानों से मुलाकात करने के बाद हमारे राज्य में बेहद चाव से खाए जाने वाला आय का एक अच्छा स्रोत होने के साथ प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, पर किसी कारण से आजकल इस पेड़ की कमी हो गई है। परंतु यहाँ के किसान नए पेड़ लगाकर उत्पाद करने की कोशिश करते हुए योंचाक ट्री बिन यानी पार्किया रॉक्सबुर्गी नामक इस पेड़ को लगाने वाले किसानों से भी हमने मुलाकात की। 400 to 500 मेरे हिसाब से लगभग 400 से 500 ट्रीबेन के पेड़ होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोड़ी कम मात्रा में उत्पादित हुआ है, क्योंकि ट्रीबेन पर रोगग्रस्त हो जाने के कारण कुछ पेड़ नष्ट हो गए। विशेषज्ञों के सहारे के बिना तो इस समस्या का निवारण संभव नहीं लगता। इसको पूरा पेड़ बेच देते हैं, फिर उसमें कितना फल लगता है उस हिसाब से समझौता करके दाम की लेन देन होती है। घर द्वार को साफ सुथरा रखना यहाँ के ग्रामीणों का एकजुट सोच है। हर घर में फूलों से भरा खूबसूरत बागीचा है। इसी बात का संकेत ये है कि ग्रामीण उच्च गति और शांत स्वभाव के साथ रहते हैं।
यही नहीं, परिवेश को साफ रखने के लिए और चीजों को उसके उचित स्थान पर रखने के लिए ग्रामीणों ने अपने डस्टबिन बनाए और सड़कों और कोनों पर रखा। इससे ये भी पता चलता है कि ग्रामीणों को स्वच्छता की परवाह है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इसके बाद ग्रामीणों ने तांगखुल जाति के पारंपरिक पोशाक पहने और अपने प्राचीन गीत हमें सुनाया। लोकगीत को सुनने के बाद हम विभिन्न प्रकार के ऑर्किड्स को देखने के लिए आगे बढ़े, जो ग्रामीणों द्वारा एक साथ लगाए गए थे। और इसके बारे में हमें मिस्टर बैटरसन ने अपने ऑर्किड फार्म में ले जाकर दिखाया। यहाँ पर उगे ऑर्किड की संख्या सीधे सीधे तो नहीं बता सकते, पर लगभग 100 के आसपास के प्रकार होंगे। इसमें ग्राउंड और टेरेस्ट्रियल मिलाया गया है। मुख्य रूप से इस गांव में पाए जाने वाले प्रकार को संगठित किया गया है। हमारा मूल उद्देश्य संगठित एवं सुरक्षित करना है। मैं अधिकतर पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी उखरुल के लोगों के साथ भी संपर्क करके सभी उपलब्ध ऑर्किड के प्रकार को संगठित करने का प्रयास करता हूँ। मैं अधिकतर जंगली प्रकारों को संगठित करता हूँ। मैंने हाइब्रिड प्रकारों को संगठित नहीं किया है। ग्राउंड ऑर्किड पेड़ों पर उगाया नहीं जा सकता, न ही टेरेस्ट्रियल ऑर्किड को जमीन पर उगाया जा सकता है। मैंने पत्थर के दीवार पर, पेड़ों पर उगाए जैसे वातावरण बनाकर उगाया है, बिना मिट्टी के उगाया है। बस देखने में ऐसा दिख रहा है। मैंने अधिकतर प्राकृतिक वातावरण को संभालकर रखने का प्रयास किया है। मार्च से नवंबर माह तक के महीनों में लगातार फूल खिलते हैं। सन 2013 के अंतिम महीनों से
सन 2014 की शुरुआती महीनों के दौरान मैंने इस फूल को उगाना शुरू किया था। मैंने इन फूलों को इनके प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाकर उगाया है, इसलिए मेरे गुजर जाने के बाद भी मेरे वंशज इसको उगाते रहेंगे, इसको जीवन भर उगाएंगे। अगर सच कहे तो ये मेरा हॉबी है और ऑर्किड की ओर पहाड़ी लोगों का ज्यादा रुचि नजर नहीं आता। इनमें इस फूल के व्यापारिक मूल्यों को भी समझाने के लिए, उन्हें सूचित करने, जागरूक करने के लिए, साथ ही जो लुप्त होने वाली ऑर्किड की प्रजातियां हैं उनको सुरक्षा रखने के लिए मैंने ये काम किया है। इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं चाहता हूँ हमारे पूरे राज्य मणिपुर के हर घर में भी कम से कम 2-3 ऑर्किड की प्रजातियां जरूर उगाएं। ग्रामीणों को इस तथ्य का पूरी अवगत है कि प्रकृति ने जो चीजें प्रदान की हैं, उन्हें बरकरार रखना और गांव की देखभाल की जानी चाहिए। फाले गांव के गांववासी बेहद ही मेहनती, खेतीबाड़ी में ध्यान देना और अपने परिवेश को संभाल के रखना उनका स्वभाव सा बन गया है। गांव के विकास के साथ दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने में एक बहुत ही बड़ा योगदान उन्होंने उठाया। और इसी तरह हमारी डीडी किसान की टीम पूरी जगह के निरीक्षण के बाद वापस आते वक्त गांव वालों ने हमें अपने दफ्तर तक बेहद ही प्रेम से छोड़ा।